बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से खबर है जहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। शोपियां जिले के मलहुरा में यह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है और सर्चिंग की जा रही है कि क्या कोई और भी यहां पर छुपा हुआ है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार घुसपैठ की कोशिश करते हुए आतंकी नजर आते हैं। और आज सुरक्षा बलों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, घेर लिया गया, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। शोपियां जिले के मलहुरा में यह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दोनों को ढेर कर दिया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आतंकी छिपा हो, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन यह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं जहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़वानी से खबर बता दें। यहां पर खेत में भीषण आग लग गई है और इसकी वजह से, आग लगने की वजह से खड़ी फसल पूरी तरह से जलकर खाक। 7 लाख रुपए की कीमत के भुट्टे यहां पर लगे थे, ये खाक हो गए। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसके बाद फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने, फायर फाइटर्स ने इस आग को काबू में कर लिया है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है कि क्या वजह रही। राजपुर के नंदगांव का यह पूरा मामला है। तो बड़वानी से यह खबर आपको बता रहे हैं जहां पर खेत में भीषण आग लग गई थी और खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। और देखिए तस्वीरें, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल सुबह ये तस्वीर है। और पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, आग कैसे लगी, क्या पता चल पाया है और कब की यह घटना है? हम देख पा रहे हैं अल सुबह या देर रात की यह घटना बताई जा रही। बिल्कुल देर रात की घटना है और जिस तरीके से आग ने जो है कोहराम मचाया है, उससे साफ नजर आता है कि वहां पर कुछ भी बचा हुआ होना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। चूंकि सूखी फसल थी और खेत से काट करके, और किसान जब अपने खलिहान में इस फसल को रखते हैं तो चारों तरफ से खुला होता है और कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी भी उस फसल को खाक करने के लिए काफी होती है। और यही हुआ भी है कि देर रात को जब किसान की फसल खलिहान में रखी हुई थी, उसमें अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें उसकी जो काफी फसल थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। और चूंकि गर्मी का समय अब शुरू हो चुका है तो कई बार ये देखा जाता है कि किसानों की फसल इस तरीके से बर्बाद हो जाती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। बड़वानी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये देर रात की ये घटना है। खड़ी फसल थी और इसे काट कर रखा गया था, लेकिन कैसे आग लगी अभी पता नहीं चल पाया। लेकिन मौसम चूंकि गर्मी का है, ऐसे में खेत भी सूख जाते हैं जहां फसल कट जाती है और ये एक चिंगारी भी बहुत खतरनाक साबित होती है। यहां पर यही हुआ। और चलिए बात कर लेते हैं कोरोना की। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रदेश की पहली महिला प्लाज्मा डोनर सुनीता अग्रवाल बनी हैं और इन्होंने भोपाल के चिरायु अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। देर रात तक प्लाज्मा डोनेट करने की यह प्रक्रिया चली है। अन्य मरीजों के इलाज में यह प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी से उपचार दरअसल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर में पहले से यह उपचार चल रहा है और भोपाल में भी प्रदेश की पहली महिला मरीज सुनीता अग्रवाल जो हैं वो प्लाज्मा डोनर बनी हैं। उन्होंने चिरायु अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, जिससे कोरोना पीड़ित मरीज जो हैं वो अपना इलाज करा सकें। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, पहली महिला डोनर और प्लाज्मा से इलाज होगा, वैसे भी एक नई आस जागी है कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए कि प्लाज्मा पद्धति से इलाज होगा। देखिए बिल्कुल पुनीत, पूरा विश्व जहां इस रोग के कहीं ना कहीं अगर बात करें इस वायरस से निपटने के लिए खोज कर रहा है दवा की, उस बीच एक अच्छी खबर भारत के लिए कि प्लाज्मा थेरेपी की ओर जो है कदम आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लिहाज से और अच्छी खबर है कि पहली जो महिला प्लाज्मा डोनर है उन्होंने अपने प्लाज्मा कल देर रात करीब 12 से लेकर 1:30 बजे तक ये जो डोनेशन का काम था वो चल रहा था चिरायु अस्पताल में भोपाल में, वो कंप्लीट भी हुआ, पूरा सफल भी रहा। तमाम जो भ्रांतियां रहती हैं जो आम लोगों में फैलाई गई प्लाज्मा डोनेशन को लेकर कि जान का खतरा भी बन सकता है, तो इन तमाम बातों से उठकर ये तस्वीर सामने आई है।
दरअसल सुनीता अग्रवाल उन चंद लोगों में शामिल है जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये उसी परिवार से आती हैं जो पहले 3 कोरोना पॉजिटिव थे, और इन्होंने अपना जज्बा दिखाया और ये बात कही कि चूंकि हमसे ही मध्य प्रदेश में दस्तक हुई थी तो क्यों ना हम अपने माध्यम से जो दूसरे अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके उपचार के लिए अपना कुछ अंशदान दे सकें। तो एक नेक मंशा के साथ जो है कल दोपहर करीब 3 बजे वो बाय रोड रवाना हुई, और जैसे ही भोपाल पहुंची 1-2 घंटे के रेस्ट के बाद उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेशन का जो काम है चिरायू अस्पताल में शुरू किया। अभी वो भोपाल में ही और कुछ देर में जलपुर के लिए रवाना होंगे। तो बेशक एक सराहनीय कदम है। उन अन्य जो कोरोना पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं उनके लिए भी एक नजीर पेश करता है कि आप भी आगे आए और कोरोना पेशेंट्स की मदद करें। जी, और ये सुनीता अग्रवाल जो हैं, कब इनको ये संक्रमण हुआ था, इनका इलाज होकर ये ठीक कब हुई थी, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए पुनीत, जबलपुर ने ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कोरोना के मैप में लाया था, और 20 मार्च की बात है जब पहले कोरोना जो पेशेंट्स थे वो 4 मरीज पाए गए थे, वो जबलपुर के ही थे। उनमें से एक अग्रवाल परिवार था जिसमें से सुनीता अग्रवाल, उनके हस्बैंड और उनकी बेटी जो कि दुबई से लौटे थे वो संक्रमित पाए गए थे, और एक अन्य मरीज जो था वो जर्मनी से आया था। तो ये पहले 4 मरीज थे मध्य प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव, और जब ये बीते दिनों डिस्चार्ज हुए थे उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी का जो कंसेप्ट सामने आया तो उन्होंने खुद कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर करी। भोपाल से ही इन्हें कॉन्टेक्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक भोपाल में एक सीनियर पुलिस अधिकारी के जो पेरेंट्स हैं वो गंभीर हालत में भर्ती हैं, जिनका ब्लड सैंपल जो है वो सुनीता अग्रवाल से मैच करता है। और कल जब फोन पे चर्चा हुई, कलेक्टर महोदय ने खुद एक वाहन मुहैया कराया और उन्हें भोपाल भिजवाया। देर रात भर जो है प्लाज्मा का जो काम है वो चला। वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो अन्य अस्पताल के कर्मचारी उन्होंने भी किस प्रकार से हौसला अफजाई करी। अमूमन ये भी बात सामने आ रही कि शायद ये पहली महिला डोनर देश की हो सकती है। बहरहाल इसमें अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शायद पहली महिला डोनर न केवल मध्य प्रदेश की है बल्कि शायद भारत की भी हो सकती है। बहरहाल इस पे जो स्टैट्स है वो सामने आने बाकी है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक से जो पता चला है कि ये शायद पहली महिला डोनर है। तो बेशक एक सराहनीय कदम, मैं बार बार उस बात को दोहराऊंगा। और चूंकि कोरोना से लड़ने के लिए अभी देश दुनिया की जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वो रिसर्च कर रही हैं प्लाज्मा थेरेपी कितना कारगर साबित होती है। अगर वाकई कारगर साबित हुई तो बेशक ये मील का पत्थर साबित होगा और विश्व भर में बेशक मील का पत्थर साबित होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। और पहली महिला डोनर प्रदेश की तो बनी ही गई हैं। और जबलपुर से अगली खबर दर्शकों को बता देते हैं। कोरोना से जुड़ी याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सुनवाई होनी है। कोरोना मामले को लेकर कई सारी याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई हैं। 21 अप्रैल को सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा था। प्रतीक हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आज कोरोना मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होनी है। जी देखिए, बेशक बीते सप्ताह जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और आज कुल 6 जनहित याचिकाएं जो हैं वो आज लगी हुई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम याचिकाओं पर जो चीफ जस्टिस हैं वो सुनवाई करेंगे। मूल रूप से इसमें एक याचिका पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने भी लगाई है और उन्होंने जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे कर्मचारियों का जो मुद्दा है वो भी उठाया है। बीते सुनवाई में नोटिस जारी हुए थे, सरकार से ये जानकारी मांगी गई थी कि क्या कुछ उपाय उठाए जा रहे हैं। जो एक एनएसए का आरोपी फरार हुआ था जावेद जबलपुर से, उस मामले में भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो शासन से तलब की थी। तो आज शासन अपना जो जवाब है वो प्रस्तुत करेगी कि आखिर क्या क्या इंतजामात हैं मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए। वहीं पूर्व वित्त मंत्री ने पीपीई किट्स का मुद्दा जो है वो अपनी याचिका पर उठाया है कि फ्रंट लाइन के कर्मचारियों को पीपीई किट मुहैया कराई जाए, क्योंकि लगातार पुलिस कर्मी इसकी चपेट में आ रहे हैं, अन्य प्रशासनिक अमले जो है जो जुटा हुआ है वो इसकी चपेट में आ रहा है। तो क्या कुछ आज होता है ये देखना होगा। आज 6 याचिकाएं जो है वो कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई है, जिसकी सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में किस वक्त ये सुनवाई होगी, कुछ वक्त तय किया गया? देखिए, वीसी के जरिए पुनीत जो सुनवाई है वो होना है, तो एक लॉगिन आईडी दी गई है। अमूमन 11 या 12 बजे के आसपास के बीच में जब सभी जो अन्य याचिका करता है वो वीसी से जुड़ जाएंगे, तभी याचिका वीसी के जरिए इसकी सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और वीसी के जरिए चूंकि हो रही है तो ज्यादा समय लगता नहीं है। अमूमन हर कोई अपना तर्क जो है वो वीसी के जरिए एक ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो व्यवस्था अभी हाईकोर्ट ने दी है उसके जरिए होती है। तो अमूमन 11-12 बजे तक जो तस्वीर है वो स्पष्ट होगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस दूसरी तरफ छतरपुर से खबर आ रही है जहां पर मजदूरों की घर वापसी हो रही है। 288 मजदूर वापस छतरपुर लौट आए हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में ये फंसे हुए थे। 10 बसों के जरिए पहले ये ग्वालियर पहुंचे थे और इसके बाद सभी को अपने अपने शहर भेज दिया गया है। मेडिकल की टीम ने सभी की पहले स्क्रीनिंग भी की थी और यहां पर भी एक बार फिर से स्क्रीनिंग हुई है। तो अपने घर पहुंच गए हैं और यहां पर क्वारंटीन इनको किया जाएगा।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और भोपाल से खबर आपको बता दें। कोरोना का प्रकोप तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को अब लू का भी डर सताने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी का मौसम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तापमान में इजाफा होता जा रहा है और लू अब चलने की स्थिति आ चुकी है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं। मौसम विभाग के आदेश पर यह निर्देश दिए गए हैं कि टोपी पहनकर और मास्क लगाकर ही पुलिसकर्मी ड्यूटी करें और समय समय पर पर्याप्त पानी भी पीते रहें, साबुन से भी लगातार हाथ पुलिसकर्मी धोते रहें। तो एक लू का प्रकोप भी सामने आ रहा है और ऐसे में दो चीज़ों से सामना पुलिसकर्मी कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं, कोरोना वॉरियर्स वो बने हुए हैं, लेकिन इस बीच जो मौसम है वो लू का अब आने वाला है और मौसम विभाग के तरफ से जो जानकारी दी गई उसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। और खबर जगदलपुर से है, जहां पर यह बड़ी खबर है। क्वारंटाइन हुए ट्रक ड्राइवर फरार हो गए। मेकाज अस्पताल की खिड़की तोड़कर ये भाग निकले थे। कोंटा के एर्रा बोर्ड से इन लोगों को बाद में पकड़ लिया गया। ये दोनों ट्रक ड्राइवर जो हैं ये तमिलनाडु से आए हुए थे और भाग निकले थे। बाद में इन दोनों की जब जांच की गई तो अच्छी बात यह है कि इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। ये भाग निकले थे, तमिलनाडु से आए हुए थे और ये भाग निकले। इनको दरअसल क्वारंटीन किया गया था, मेकाज अस्पताल में इनको क्वारंटीन किया गया था और खिड़की तोड़कर यहां से निकल गए। इसके बाद इनको पकड़ने की कवायद शुरू हुई और कोंटा के एरा बोर्ड से इन लोगों को पकड़ लिया गया। तमिलनाडु के हैं और इनकी जब जांच की गई तो दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। छतरपुर से खबर आपको बता दें। कोरोना के बीच कुदरत का कहर बरपा है और यहां तेज आंधी के साथ जो बारिश हुई है इसमें ओलावृष्टि भी जमकर हुई और इसकी वजह से सैकड़ों पक्षियों की मौत हुई। कई सारे परिंदे जीवन मृत्यु की भेंट चढ़ गया। कई पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरे हैं, काफी नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने से छतरपुर और झांसी का रास्ता भी बंद हो गया और फसलों को भी भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। नौगांव का यह पूरा मामला है। तो जोरदार ओले गिरे हैं और कितने गिरे हैं इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और साथ ही साथ कई पक्षी, सैकड़ों पक्षी अपनी जान गंवा बैठे। सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और क्या आकलन, कैसे आकलन किया जा रहा है। सुनील जी, मैं बता दूं जो पूरा मामला ये नौगांव थाना अंतर्गत क्षेत्र का, जहां से 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में एक करीब 4 बजे आंधी तूफान आया, जिससे करीब सैकड़ों की संख्या में जो है पक्षियों की मौत हो गई है। दूसरी बात करें, अभी एक झोपड़ी जो है वो आंधी तूफान से गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत की बात भी सामने आई है। और दूसरी तरफ जो खंभे लगे हुए थे, कई पेड़ हैं वह भी धराशायी हो गए हैं और जो छतरपुर से झांसी तक का मार्ग था वह अवरुद्ध था। हालांकि अभी प्रशासन ने नवा व्यवस्था कराई और जो आवागमन है उसको चालू करवाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के बीच में यह प्राकृतिक आपदा जो है गिरी है और जो क्षेत्र में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो कलेक्टर है चिकन सिंह, उन्होंने तत्काल ही जो और अन्य कर्मचारी उनको आदेश दिया और जो जितना भी वहाँ का नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है। जी पुलिस, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के बाद। आपका स्वागत है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने याचिका दायर की है। कोरोना संक्रमण में फ्रंट लाइन पर काम करने वालों का उन्होंने मुद्दा उठाया है और डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों को PPE किट देने की मांग की है। सभी कर्मचारियों के बीमा कराने की भी मांग उनके द्वारा की गई है। हॉटस्पॉट इलाकों में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगनी चाहिए, ये भी उन्होंने मांग की है और इस याचिका पर हाई कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। और उज्जैन से आपको खबर बता दें, एक दर्दनाक खबर यहां पर सामने आई है। फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर ट्रक चढ़ गया। 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है और मृतकों की शिनाख्त तक नहीं हो सकी है। कल सुबह की यह घटना है, बड़ा दर्दनाक ये हादसा पेश आया उज्जैन से। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फुटपाथ पर मजदूर सो रहे थे और इन पर ट्रक चढ़ गया, तेज गति से आ रहा था और 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है और मृतकों की शिनाख्त तक नहीं हो सकी है। आज सुबह की घटना, आनंद निगम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं ये कैसे दुर्घटना हुई है, कितने मजदूर यहाँ पर सो रहे थे, क्या कुछ जानकारी इनकी निकलकर सामने आ रही है। आनंद।
बिल्कुल पुनीत, देखिए बताया भी यही जा रहा है शुरुआती रूप से कि 20 परिवार का ये जो है परिवार था और 20 परिवार में तकरीबन 80 लोग जैसलमेर से पैदल ही चले थे भोपाल के पास आस्था के लिए, और ये सभी लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इसमें से कुछ लोग उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में देर रात पहुंचे थे और उसके बाद ही वहीं पर किसी अन्य स्थान पर सो गए थे। लेकिन देर रात जब एक ट्रक ने इनके ऊपर ट्रक चढ़ गया और उसके बाद इन तीन मजदूरों की मौत की जानकारी फिलहाल सामने आई है। जी आनंद, आप बता रहे हैं कि ये लोग बाहर से आ रहे थे, पैदल जा रहे थे और पैदल ही रास्ते में ही ये सो गए थे, फुटपाथ पर ही सो गए थे। पुलिस तो लगातार गश्त कर रही है, ऐसे लोगों को कोरोना के चलते ऐसे लोगों को क्वारंटीन भी किया जा रहा है, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? बिल्कुल, देखिए पुनीत, एक बात मैं आपको और बता दूं कि कल उज्जैन सांसद जो है उन्होंने कल कुछ मजदूरों को जैसलमेर से उज्जैन के लिए यहाँ पर व्यवस्था की थी वहां से आने की, और जैसलमेर से कुछ बसों में इनको यहाँ से उज्जैन लाया गया था। लेकिन ये क्या ये वही मजदूर थे या फिर कुछ दूसरे ये लोग पैदल चल के आए थे वो मजदूर थे? फिलहाल अभी इनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है, लेकिन शिनाख्ती होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन थे। लेकिन अभी जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ उसमें 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है, और फिलहाल अभी जो पुलिस के आलाधिकारी हैं वो ये जानने में लगे हैं कि ये लोग कहां से आए थे और किस परिवार से ताल्लुक रखते थे। जी, फुटपाथ पर सो रहे थे ये, इनको कोई और स्थान नहीं मिल पाया ये, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं कहीं, अगर मजदूर पैदल भी जा रहे हैं तो उनके लिए तो प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, शासन व्यवस्था कर रहा है उनके रुकने की, तो ये लोग आखिर फुटपाथ पर क्यों सो रहे थे? इसका जवाब शासन प्रशासन दे रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी जैसे ये खबर लगी वैसे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि भैरवगढ़ जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है कि जहां से लोग बाहरी रूप से उज्जैन का माना जाता है, और ये लोग जहां पैदल चल के अगर देर रात पहुंचे होंगे तो संभवतः देर रात को ये वहीं पर आराम करने के लिए सो गए होंगे। अभी यही माना जा रहा है शुरुआती रूप में कि ये शायद संभवतः इसीलिए वहां पर सो गए थे। लेकिन जिस तरह से कल कई मजदूर यहाँ पर आने की बात कही जा रही है, और प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से वहां पहुंचे थे और इनकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए। जी, व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए, ये बात बिल्कुल जायज है कि पता लगाना जरूरी है कि ये आखिर वहां पर क्यों सो रहे थे। शुक्रिया आपका आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उज्जैन से आ गई इस वक्त। ये सबसे पहले न्यूज 18 पर यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दर्दनाक हादसा पेश आया है, एक मजदूर परिवार जो पैदल चलकर आ रहा था, शुरुआती जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये पैदल चलकर आ रहे थे, लॉकडाउन की वजह से कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में जो मजदूर हैं अपने घर जाने के लिए पैदल ही पूरा सफर तय कर रहे हैं। रात को फुटपाथ पर सो रहे थे, लेकिन इनको पता तक नहीं था कि इनकी मौत रात को इस तरीके से आ रही है कि एक तेज रफ्तार ट्रक जो है वो इनके ऊपर चढ़ गया। 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है, और कितना दर्दनाक ये हादसा है इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पर कुचलकर इन मजदूरों की मौत हो गई है। अब इनकी शिनाख्ती अभी तक नहीं हो सकी है, इनकी शिनाख्ती की जा रही है इन मजदूरों की। और ये देखिए, ये सामान भी इनका जो है ये भी बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये इस सामान को लेकर ये चले थे अपने घर की ओर, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि रास्ते में इनके साथ इतना भयावह हादसा पेश आने वाला है। कोरोना की जंग में कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी इच्छा से वॉलंटियर बने हुए हैं। चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे काम को कॉलेज स्टूडेंट्स करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर और नर्स के साथ सैंपल टेस्टिंग लैब में टेक्निकल असिस्टेंट्स के रूप में ये सेवाएं दे रही हैं। ओरिएंटल कॉलेज, भाभा यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोटिक और फार्मेसी के छात्र छात्राएं सैंपल टेस्टिंग लैब में काम करने के लिए आगे आए हैं। संवेदनशील जगहों पर कॉलेज स्टूडेंट्स न सिर्फ तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि सैंपल फॉर्म का फैब्रिकेशन, डेटा अपडेट भी वो कर रहे हैं। कलेक्टर ने जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले छात्र छात्राओं का न सिर्फ अभिनंदन किया, बल्कि उनको स्वागत पत्र दिया। डॉक्टर और नर्स ने सारे छात्र छात्राओं का तालियां बजाकर हौसला भी बढ़ाया।
वॉरियर्स जहां लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, वहीं कॉलेज स्टूडेंट भी जन सेवा में पीछे नहीं। यानी आप मेरे पीछे खड़े हुए इन स्टूडेंट को देख सकते हैं जो लॉकडाउन में अभी पढ़ाई बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन इस वक्त ये BMHRC में जो सैंपल टेस्टिंग लैब है, यानी जिन भी कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके सैंपल ये सारे स्टूडेंट टेस्टिंग में तकनीकी सहायक का काम कर रहे हैं। और इस वक्त जबकि कोरोना महामारी की जंग चल रही है, ऐसे में ये कोरोना वॉरियर्स अब लोगों की सेवा करने के लिए खुद से अपनी इच्छा से बाहर निकले। इस वक्त हमारे साथ नैन्सी। और इधर केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। शुभ मुहूर्त में पुजारियों ने विशेष पूजा की। इस दौरान केवल पुजारी ही इस पूजा में शामिल हुए। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है और ऐसे में आम लोगों को यहां अभी अनुमति नहीं दी गई है।